नमस्कार साथियों आज हम केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में। इनकी डेफिनेशन से देखते हैं अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को बहुत अच्छी तरह से समझा था। तो आज अपन बात करते हैं अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। साथियों, कोई भी केमिकल रिएक्शन की जब बात चलती है तब अपन रिएक्शन बैलेंसिंग की बात भी करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपन बात करते हैं, एक साइड में रिएक्टेंट होते हैं, एक साइड में प्रोडक्ट मतलब अभिकारक और उत्पाद। जैसे कि आपके सामने रिएक्शन से लिखी हुई है, इस रिएक्शन में आप इधर की साइड को इसको क्या कहोगे, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पर ये रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, क्रियाकारक क्रियाफल, अभिकारक उत्पाद। ठीक है, ये कह सकते हैं अपन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है कि उस केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था, ग्राफ भी समझाया था, उसमें क्या होता है कि यदि अपन सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और समय के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। ये वाला कर्व किसके लिए, उत्पाद के लिए, और ये वाला कर्व किसके लिए, अभिकारक के लिए। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब एक कंडीशन आपको ऐसी मिलेगी कि अभिकारक आपका पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने यहाँ लिया, ये 2a + b, 2a + b, ये क्या है, अभिकारक है, क्या बन रहा है, 3c + d बन रहा है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस अभिक्रिया में इकाई आयतन में, इकाई समय में A की जितनी मात्रा कम होगी, A की जितनी मात्रा कम होगी, उन्हीं परिस्थितियों में B की क्या होगी, आधी मात्रा ही कम होगी। मतलब आपने दो चीजें लिए, अभिकारक A लिया और अभिकारक B लिया, तो क्या होगा उस कंडीशन में कि A की जितनी मात्रा कम होगी उसकी आधी किसकी मात्रा कम हो रही, B की मात्रा कम हो रही है। समझ में आ रहा ना। मतलब अभिकारकों को इनमें मोलों की संख्या से ही बताते हैं, मोलों की संख्या की इतने, इसके मोलों की संख्या कम हुई। जैसे कि इसके 100 मोल है, 100 मोल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके कितने, आधे मोल, 50 मोल ही कन्वर्ट हो रहे हैं, ये समझ लीजिए। और इधर जो बन रहा है 3c + d बन रहा है, 3c + d मतलब d, दो उत्पाद बन रहे हैं ना, तो 3c जो बन रहा है, 3c क्या है, d से 3 गुना ज्यादा बन रहा है। 3c मतलब 3c क्या है, c उत्पाद d से 3 गुना ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब ये है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर आपको दिखता है कि ये रिएक्टेंट ले रहे हैं और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन क्या 100% मॉलिक्यूल कन्वर्जेशन हो रहा है या किसका कितने % हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता की बात चलती है। तो सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कम होती है, उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब उसका रेशो का कि कितने % रेशो हो रहा है, कितना क्या हो रहा, कितना सांद्रण प्रक्रिया में परिवर्तित हो रहा है, उसके आधार पर अभिक्रिया की कोटि निर्धारित की जाती है कि इसके सांद्रता में चेंज हो रहा है तो इसकी अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करेंगे कि इसकी अभिक्रिया की कोटि ये हो, 1 होगी, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 0 है, और किसी की भिन्न में भी आती है, प्रभाज में भी आती है अभिक्रिया की कोटि, जो सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं कि यदि आपके 4 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, उन 4 दोस्तों में से अगर 3 ही पास हुए, इन 4 दोस्तों में से कितने पास हुए, 3 ही पास हुए भैया, एक फेल हो गया, तो थे तो कितने, 4, मतलब अणुओं की संख्या तो कितनी है, 4, लेकिन 4 में से पास कितने होके गए, 3 ही पास होके गए। मतलब 3 की ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है, मतलब 3 ही 11वीं से 12वीं में आए हैं, 4 में से एक फेल हो गया, तो उसकी सांद्रता क्या हुई, चेंज नहीं हुई, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुई, सांद्रता को चेंज। भाग तो चारों ने लिया था, एग्जाम में चारों बैठे थे, लेकिन चारों में से कितने, 3 पास हो गए भैया, एक फेल हो गया, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ। तो अणुसंख्यता एक अलग चीज़ है, अभिक्रिया की कोटि पूरी अलग चीज़ है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि किसी क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो उसकी अणुसंख्यता होगी। अब कितने स्टूडेंट पास हुए हैं वो क्या हो गए, अभिक्रिया की कोटि। इमेजिनेशन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये नहीं समझना है कि जितनी अणुसंख्यता होगी वो ही अभिक्रिया की कोटि होगी। आपको जो दिख रहा है वो वास्तविकता में नहीं है। अणुसंख्यता क्या है, सैद्धांतिक है,
सैद्धांतिक डाटा है कि भैया इतने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक पद है, प्रैक्टिकली है कि जितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में, उनमें से कितने मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन वास्तविकता में चेंज हुई, कितने मॉलिक्यूल की सांद्रता वास्तविकता में चेंज हुई और उनका उत्पाद बना। ये है अभिक्रिया की कोटि, इसको कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो अणुसंख्यता में तो कुछ भी नहीं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखकर आप अणुओं की संख्या बता सकते हो कि इस केमिकल रिएक्शन में ये 2 मॉलिक्यूल इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल उधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल बताने में तो कुछ नहीं, अणुओं की संख्या बताने में तो कुछ नहीं, मतलब केमिकल रिएक्शन देखी कि आप अणुसंख्यता बता सकते हो, लेकिन अभिक्रिया की कोटि आप नहीं बता सकते हो अणुओं की संख्या को देखकर। जैसे कि आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि एक है, एक मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, अभिक्रिया की कोटि कितनी दिख रही है आपको? 2 दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 दिख रहे हैं, 2 ये एक ही, यहाँ पर 3 दिख रही है। लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं जहाँ पर आपको आगे धीरे धीरे डीप में पढ़ोगे समझ में आएगा। अब भैया इसको एक मॉलिक्यूल तो ये और एक मॉलिक्यूल, भैया इसकी 2.5 कैसे आ रही है, ये 2.5 कैसे आ रही? तो ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर? कॉन्सेंट्रेशन। इसकी कितने, इसकी डबल चाहिए, इसकी क्या चाहिए? आधी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और ये रिएक्शन होगी। ऐसे इस वाली रिएक्शन में 1.5 आ रही है अभिक्रिया की कोटि, कितनी आ रही है? 1.5, जो कि प्रयोगों द्वारा निर्धारित है। अब आप इसको देख के आप इसकी अभिक्रिया की कोटि कहाँ से बता सकते हो? इसको देख के नहीं बता सकते हो, ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। ऐसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, अब इसको तो आप क्या बोलोगे, अगर डायरेक्ट आप रट रखा है तो आप क्या कहोगे इसको कि भैया ये 2 अणुओं का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया की खासियत होती है सनलाइट की प्रदेश में, HNu की प्रदेश में, या फिर क्या है प्लेटिनम, या जो भी एक कैटलिस्ट की प्रदेश में जो रिएक्शन होती है, जो कैटलिस्ट की प्रदेश में जो रिएक्शन होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कैटलिस्ट चाहिए उसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब होगी नहीं रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको? शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या लगाना पड़ रहा है आप लोगों को? कैटलिस्ट लगाना पड़ रहा है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में? उत्प्रेरक आया तो रिएक्शन होगी, नहीं तो होगी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा ही नहीं, और कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा ही नहीं तो क्या कहेंगे अपन उसको? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो ये तो हो गया समराइज। अब आप इसको थ्योरी को अपन एक एक वर्ड समझते हैं। देखिए अभिक्रिया की अणुसंख्यता, ठीक है, या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं आयनों की संख्या को अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अणुसंख्यता कितनी आएगी? 2 आएगी, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अणुसंख्यता कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अणुसंख्यता को रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही इससे कोई लेना देना नहीं, जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं वो अणुसंख्यता हो गई। लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये समझना। तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अणुओं की संख्या देख लो, आप अणुसंख्यता बता सकते हो। लेकिन अभिक्रिया की कोटि की जब बात करें तो तब ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल्स तो देखने पड़ेंगे कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है, या प्रभाज कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बुक्स में एग्जाम्पल ध्यान से देखने पड़ेंगे। सारी टेबल दी हुई है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं बुक्स में, ठीक है। हम आपको भी रास्ता बता रहे हैं कैसे चलना है, आपको समझ में आया? PCl5 PCl3 प्लस Cl2 बना। PCl5 से क्या बना भैया? PCl3 प्लस Cl2। अणुसंख्यता क्या है? 1 है। N2O5 से N2O4 प्लस हाफ O2 बना। अणुसंख्यता कितनी है? 1 ही है। यहाँ पर अणुसंख्यता की बात कर ली, ये अणुसंख्यता तो आप देख के बता सकते हो अभिकारक की कि अणुसंख्यता कितनी है। अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि, है ना। अणुसंख्यता की डेफिनेशन समझ में आ गई। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या आयनों की संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं, भाग लेने वाले अणुओं या आयनों की संख्या को। अब देखो अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता वास्तविकता में क्रिया में परिवर्तित होती है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन वास्तविकता में चेंज हो जाता है, मतलब सांद्रता चेंज हो रही है, मतलब अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, मतलब अभिकारक से, रिएक्टेंट से क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तब अपन किसकी बात करेंगे? अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे।
जब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो अणुसंख्यता को कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो या नहीं हो, कितने अणुओं का सांद्रण चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अणुसंख्यता तो कुछ भी लेना देना नहीं है। भाई ये इतने मॉलिक्यूल थे तो थे, मतलब 4 दोस्त थे तो 4 हैं तो है, बस ये अणुसंख्यता हो गई। अब अभिक्रिया की कोटि मतलब इनमें से कितने जने सक्सेस हुए, कितने जने पास हुए, वो उस हिसाब से अपन निर्धारित करेंगे अभिक्रिया की कोटि को। अब बात करें देखो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता वास्तविकता में क्रिया में परिवर्तित होती है अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। या अभिक्रिया के दर समीकरण, कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन, जब अभिक्रिया की दर समीकरण लिखते हैं अपन, ठीक है, अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रण के घातों का योग, अभिकारक के सांद्रण के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। समझ में आया ना। अब यहां पर जैसे कि यहां पर इस वाली रिएक्शन में देखेंगे तो यहां पर कुल कोटि कितनी हो जाएंगी, कुल कोटि m1 प्लस m2 लिख सकते हो। कुल कोटि क्या लिख सकते हो, m1 प्लस m2। जो भी घातांक आएगा, यहाँ 2 आए यहाँ पे 1 आए तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आए और यहाँ पर 1 आए तो अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। यहाँ पे 1 आए यहाँ पर 0 आए तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगा। ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर m1a प्लस m2b क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनली a के घातांक में क्या लिख रहे हैं, m1 लिख रहे हैं, और b के घातांक में क्या लिख रहे हैं, m2। ध्यान रखना यहाँ पर मल्टीपल लिखना है, मल्टीपल में रहेंगे दोनों, कभी भी प्लस ना लगाएं। अब देखिए m1 व m2 दोनों क्या है, स्थिर संख्याएं हैं, दोनों स्थिर संख्याएं हैं, क्योंकि अपने को निर्धारित होती है अभिक्रिया की कोटि स्थिर संख्याएं हैं कि सांद्रण में चेंज इतना हो रहा है, स्थिर संख्याएं हैं। तथा अभिकारक a व b के सांद्रणों पर, अभिकारक a और b किसके सांद्रण, कितना चेंज हो रहा, सांद्रण है ये, मॉलिक्यूल नहीं है, सांद्रण की बात चल रही है यहाँ पे। तथा अभिकारक a व b के सांद्रणों पर लगाए गए घातांक है, घात है। समझना इसको। यहाँ पर भूल कर भी, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अपन ये नहीं कि ये नहीं, यहाँ पर जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पर क्या है, 0 है, मतलब सांद्रण में चेंज नहीं हो रहा है, सांद्रण में चेंज नहीं हो रहा है तो अपनों ने क्या लिख दिया, घातांक में क्या आ गया, 0 आ गया है, ठीक है। तो m1 व m2 स्थिर संख्या है तथा अभिकारक a व b के सांद्रणों पर लगाए गए घात है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो सांद्रणों पर लगाए गए घात है, सांद्रण में चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे 1 लगाया है, इसमें ये दोनों मॉलिक्यूल के सांद्रण में चेंज हो रहा है तो अभिक्रिया की कोटि 2 आई है, ठीक है। m1 व m2 किससे, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। समझना, रिएक्शन सिंपल है, m1a प्लस m2b उत्पाद बन रहा है, अभिक्रिया की दर समानुपाती प्रोपोर्शनली a की पावर m1 और b की पावर m2। अभिक्रिया की दर समानुपाती का चिन्ह हटाया, क्या लिख दिया अपनों ने, k लिख दिया, k क्या है, दर स्थिरांक है, a m1 b m2 लिख दिया। अब आप एग्जाम्पल देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए PCl5 कन्वर्ट हुआ PCl3 प्लस Cl2 में, PCl5 कन्वर्ट हुआ PCl3 प्लस Cl2 में, तो अभिक्रिया की दर, अभिकारक की सक्रिय मात्रा है ना, तो अभिकारक की सक्रिय मात्रा, अभिक्रिया की दर समानुपाती हो जाएगी PCl5 की पावर 1। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k लगा देंगे, PCl5 1 लिख दिया। अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये एक क्यों लिखा, यहाँ से लिखा कि अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रण के, अभिकारक या सांद्रण के घात कितना है, 1 है, अभिकारक के सांद्रण के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि आपको कितनी मिली, 1 मिली। ऐसे ही H2 प्लस I2 2HI, अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी H2 बड़े ब्रैकेट में लिखना है पावर 1, I2 पावर 1, अभिक्रिया की दर बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाया, क्या आ गया यहाँ, दर स्थिरांक के H2 H1 है ना, H2 की पावर 1 I2 की पावर 1, अभिक्रिया की कोटि 1 प्लस 1 कितनी आ रही है, 2 आ रही है भैया। ओके, तृतीय कोटि की अभिक्रिया 2NO प्लस O2 2NO2 लिखा, अभिक्रिया की दर समानुपाती NO की पावर 2 लिखी, O2 की पावर 1 लिखी। अभिक्रिया की दर समानुपाती का चिन्ह हटाया, के NO की पावर 2 O2 की पावर 1, अभिक्रिया की कोटि 2 प्लस 1 कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया तो आपको सभी के इनके एग्जाम्पल से याद रखने पड़ेंगे। अगर एग्जाम्पल याद न रखिए तो शायद हो सकता है कि आप एग्जाम में
कुछ का कुछ लिख के आ जाओ, नहीं रखिए तो इसको क्या लिख दोगे आप कि अभिक्रिया की कोटि इसकी 2 होगी, जबकि ये क्या है, ढाई है। इसकी क्या लिख के आ जाओगे 1, जबकि ये कितनी है, 1.5 है, 1.5 है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसकी कितनी लिख के आ जाओगे आप, 2 है, जबकि इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 0 है। यहाँ पे क्या आ गया, कैटलिस्ट आ गया। ध्यान रखना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो 0 कोटि की अभिक्रियाएँ होती है। 2NH3 प्लेटिनम मोलिब्डेनम की उपस्थिति में N2 और 3H2 अभिक्रिया की दर क्या हो रही है भैया, इसमें देखिए अभिक्रिया की दर समानुपाती है NH3 की पावर 0, या अभिक्रिया की दर बराबर क्या लिख देंगे, अभिक्रिया की दर बराबर के, समानुपाती का चिन्ह हटाया, NH3 0, अभिक्रिया की कोटि क्या है 0। प्रभाज कोटि की अभिक्रिया, प्रभाज कोटि की अभिक्रिया CO प्लस Cl2 क्या बन रहा है, COCl2 बन रहा है। भैया यहाँ पर अभिक्रिया की दर समानुपाती क्या लिख सकते हो, समानुपाती में ये CO ट्वाइस और Cl2 की पावर हाफ लिख सकते हो। ठीक है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को किससे रिप्रेजेंट कर रखा भैया यहाँ पे, R से। तो समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, बराबर के CO की पावर 2। ठीक है, ऊपर घातांक में क्या लिखा 2 और Cl2 हाफ। अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। 2 और हाफ कितना, 2.5। COCl2 CO प्लस Cl2, तो अभिक्रिया की दर समानुपाती किसकी हो जाएगी, समानुपाती COCl2 की पावर 3/2। तो अभिक्रिया की दर बराबर, यहाँ पे K लगाना रह गया, यहाँ पर K आ जाएगा K। ठीक है, यहाँ पर K COCl2 की पावर 3/2, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। ओके, क्लियर है। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने की बात है। और ये अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये सारे एग्जाम्पल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आप समझिएगा, थोड़ा बुक्स का भी सहारा लीजिए, व्यवस्थित तरीके से पढ़िए। अगले वाले लेक्चर में अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, एक डेफिनेशन में सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो प्रैक्टिस करिए, अच्छे से मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए और टाइम का सदुपयोग कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।